नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब भारत और विश्व का भूगोल का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब 500 प्लस क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना इसकी बनती है। ये जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस और एसएससी रेलवे के साथ विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिया नामक जो पुस्तक है इसकी रचना अरस्तु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो यंत्र होता है वह क्या कहलाता है? देखिए, बादल जो होते हैं उसकी दिशा और गति को मापने वाला जो यंत्र होता है वो नेफोस्कोप होता है। ठीक है, नेफोस्कोप से हम क्या मापते हैं? बादल की दिशा और गति को मापते हैं। ओपिसोमीटर का जो प्रयोग होता है वह किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, ओपिसोमीटर से हम दूरी मापन करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ओपिसोमीटर को कर्वीमीटर भी कहा जाता है, साथ ही साथ मेलियोग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो यंत्र है, ये जो आपका इक्विपमेंट है, इसके द्वारा क्या होता है कि कर्व्ड लाइंस जो होता है उसको मापने में इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। ठीक है, उच्च तापमान के मापन के लिए जिस उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो वह क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। ठीक है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट। ठीक है, आइसोहाइट से हम क्या दिखाते हैं मानचित्र पर? मैप पर वर्षा का दिखाते हैं। ठीक है, वर्षा वितरण का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे नजदीक नहीं बल्कि सबसे दूर पूछा है तो ये होता है आपका 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। और सबसे नजदीक कब होता है? 3 जनवरी को। ठीक है, चलिए। ओलंपिक्स मोनस सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? देखिए, ओलंपिस मोनस जो है ये क्या है? ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ये है आपका मंगल पर। कहाँ पे है? मार्स पर। ठीक है। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में रात्रि के समय जो सूर्य दिखाई देता है वो देता है 21 जून को। और आपको पता है 21 जून विश्व योगा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%। कितना? 68%। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो है सीमा। क्या है? सीमा। पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है वह देशांतर रेखा कहलाता है। देशांतरों की संख्या कितनी है? देखिए, देशांतरों की संख्या कितनी है? 360, 360। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह ग्रेट बियर झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील है। जावा और सुमात्रा जो द्वीप है वह किस देश में? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल आप सबको पता है जकार्ता। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ये किया गया 1960 में। कब किया गया? 1960 में। चलिए आगे देखते हैं। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो है आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो ये भी पाया जाता है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। क्लियर? चलिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परतदार जो चट्टान होते हैं उसमें पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना? डेक्कन ट्रैप सेल समूह जो है वह किसके कारण बना है? तो ये बना है किसके कारण?
बेसाल्ट उद्गार के कारण, पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो ये होता है जागृत ज्वालामुखी। किसमें? जागृत ज्वालामुखी, जो एक्टिव वोल्केनो होता है उसमें। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलिपाइन द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह जो है ये विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? तो ये हुआ है टेथिस। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो है एंडीज। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो कहलाता है क्या? गॉर्ज। याद रखिएगा, नदी के अपरदन से बनी जो स्थलाकृति होती है वह गॉर्ज कहलाता है। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? हम सब अक्सर बादलों की आवाज़ सुनते हैं बरसात के मौसम में, तो वो जो गर्जन होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल के अंदर होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो ये होता है आयन मंडल में। कहाँ होता है? आयन मंडल में, ठीक है। चलिए और आगे प्रश्नों को अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो हैं ये उपोष्ण उच्च दाब से चला करती हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो ये होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है आप सबको पता है कौन सा है? विक्टोरिया झील, ठीक है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। वेनु फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनु फॉस्फेन जलप्रपात नॉर्वे में है। कहाँ पे है? नॉर्वे में, ठीक है। चलिए, और नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? गोटा। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग, गोटेनबर्ग गोटा, याद रख सकते हैं, है ना। स्प्रूस, फर तथा चीर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टैगा वन में पाया जाता है। कहाँ पे? टैगा वन में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये टैगा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो है आर्कटिक महासागर, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? और ये आपको बताना है मीटर में, तो 11,033 मीटर है, ठीक है। महासागर की सर्वाधिक जो गहराई है, सबसे ज़्यादा डेप्थ है, वो 11,033 मीटर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? हम्बोल्ट जलधारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास बहती है। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो यह मेडागास्कर, याद रखिएगा, मेडागास्कर के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट जो है किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो है विषुवतीय प्रतिधारा के साथ। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ये आता है फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो यह चंद्रमा का प्रभाव। महासागर में जो उठने वाले ज्वार भाटा का जो कारण है वो चंद्रमा का इफेक्ट है, प्रभाव है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है विलियम वेवेल। किसने किया है? विलियम वेवेल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया है? तो ये किया है 7 में। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया? तो ये किया गया कल्प, जिसको हम एरा के तौर पे जानते हैं। प्रत्येक कल्प को क्रमिक रूप से किस में विभक्त किया गया? एपॉच यानी युग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्येक युग को किन उप विभागों में रखा गया? तो ये पीरियड्स यानी कि शक में, ठीक है। अब देखिए, सोनोजोइक, मोसोजोइक, प्रोटोजोइक और साथ ही साथ आर्कियोजोइक जो है ये वर्ग किससे संबंधित है? शक से संबंधित है। याद रखिएगा, ये
सोनोजोइक, मोसोजोइक, प्रोटोजोइक और आर्कियोजोइक वर्ग जो है इस शक से संबंधित है। और प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलुरियन, डेमोमियन, कार्बेनिफेरस, पर्मियन, ये जो संबंधित है ये भी आपका शक से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। तो ये जियोड टाइप का, कैसा है, जियोड। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार का बताया। हम सब ने पढ़ा है बचपन से कि हमारा जो पृथ्वी है वो चपटी नारंगी के आकार का है। तो ये किसने बताया है, 17वीं शताब्दी में बताया है आइजैक न्यूटन ने। सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया। तो ये किया जेम्स जीन्स। देखिए 17वीं शताब्दी में हमें पता चला था कि पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार का जो बताया था वो आइजैक न्यूटन ने बताया था, लेकिन नाशपाती के आकार का जो घोषित किया गया 1903 में वह जेम्स जीन्स के द्वारा किया गया। 572 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया। ये बताया पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम सब पढ़ते हैं ना, तो पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी की ध्रुवीय, ठीक है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी होती है। ध्रुवीय परिधि अगर हम देखें तो ये होता है कितना, 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। और विषुवतीय रेखीय परिधि की अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की तो ये 40,075 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 5.97 इंटू 10⁻24 टन। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है, तो है 71%। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है, 71। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है। हम लोग देखा कि जलीय भाग कितना है 71%, तो बाकी जो बचा 29% ये क्या है, पृथ्वी का स्थलीय भाग है। पृथ्वी का आयतन कितना है, तो यह है 10.83 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो यह है 5.52। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, तो यह है 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का धरातल क्षेत्रफल कितना है। देखिए धरातलीय मतलब धरातल वाली जो क्षेत्रफल है पृथ्वी का एरिया जो है वो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है, तो यह परिक्रमण। याद रखिएगा, पृथ्वी द्वारा जो सूर्य का पूर्ण परिक्रमा होता है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य नाम से जो हम जानते हैं वो जानते हैं वार्षिक गति। ठीक है, क्या जानते हैं, वार्षिक गति। और ये क्या होता है, 365 दिन, ठीक है, 6 घंटा, है ना। और ये 4 वर्षों में क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है, आप सब जानते हैं। तो ये 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो ये होता है घूर्णन गति। इस क्वेश्चन को ना 100 टाइम्स से ऊपर पूछा गया हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जानते हैं, दैनिक गति। देखिए अगर आपको कंफ्यूज करना चाहे एग्जामिनर तो आपको घूर्णन गति, दैनिक गति, है ना, इस वार्षिक गति ये सब मेंशन कर सकता है। तो याद रखिए घूर्णन गति और दैनिक गति दोनों सेम है। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो यह है 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है। हम लोगों ने देखा न्यूनतम यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी। पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी कितनी है, तो यह है 14.96 करोड़ मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य जो है और पृथ्वी का जो अत्यधिक पास होना जो होता है वह क्या कहलाता है, ये कहलाता है उपसौर। और ये कब होता है, 3 जनवरी को, है ना। उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य अत्यधिक पास हो जाते हैं। और पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है, अपसौर कहलाता है। और ये स्थिति कब आती है, 4 जुलाई को आती है। ठीक है,
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? 3 जनवरी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? तो यह आपका 0। ठीक है, कितना है? 0। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो यह होता है अपकेंद्री बल। कौन सा? अपकेंद्री बल। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? तो ये नीचे की ओर। ठीक है, सागर में अगर आप देखेंगे तो जहाज जो है हमेशा आपको नीचे की ओर जाता प्रतीत होता है। 1851 में किस फ्रांसीसी भौतिकविद ने पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था? तो वह शख्स थे जीन बर्नार्ड लियोन फौकॉल्ट। याद रखिएगा, जीन बर्नार्ड लियोन फौकॉल्ट जो थे वो 1851 में क्या किया था? पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। फौकॉल्ट ने 28 किलोग्राम भार की एक कैनन बॉल को कहाँ 67 मीटर तार के माध्यम से लटकाया था? तो ये पेरिस के पेंथीन में लटकाया था। ठीक है, कहाँ? पेरिस के पेनिथियन में लटकाया था। देखिए, किस यंत्र को कैनन बॉल के नाम से जाना जाता है? तो यह फौकॉल्ट पेंडुलम। फौकॉल्ट पेंडुलम जो है इसे कैनन बॉल के तौर पे भी जानते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी में 29 दिन होने के कारण वह वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? तो ये होता है परिक्रमण गति के प्रभाव के कारण। ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण है? वार्षिक गति। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है? तो 23 घंटे 56 मिनट का होता है। नक्षत्र दिवस जो है यह 23 घंटे 56 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? तो यह होता है 24 घंटे का। कितना? 24 घंटे। 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शरद विषु। और 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? बसंत विषु। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे नोट कर लीजिएगा। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर कितने दिन या फिर ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? देखिए, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक जो नॉर्थ पोल है उसमें दिन की जो अवधि होती है, यानी कि जो दिन होगा वो 6 महीने का होगा। कितने का? 6 महीने का। और रात की अवधि कितने का होगा? 6 महीने का होगा। दोनों सेम होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि सम अगर देखा जाए 12 घंटे, तो ये होता है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होता है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात का। वो 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, 21 जून सबसे याद रखना आपको क्या? विश्व योगा डे। ठीक है, विश्व योगा दिवस। और 21 जून की स्थिति को हम जो कहते हैं वो कहते हैं कर्क संक्रांति। सूर्य की 21 जून की स्थिति को हम कर्क संक्रांति के तौर पे जानते हैं। और सूर्य की 22 दिसंबर की स्थिति को हम मकर संक्रांति के तौर पे जानते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए, अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री तक होती है? तो ये 0 से 900 डिग्री तक होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होता है वह किस स्थान से गुजरता है? तो ये ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है। आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है। विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्तों को क्या कहते हैं? लघु वृत्त कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा,
विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए वृत्तों को हम लघु वृत्त कहते हैं। वृहद वृत्त किसे माना जाता है? भूमध्य रेखा को। 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 1 घंटे का, ठीक है। और 90 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 6 घंटे का। याद रखिएगा, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है और 90 डिग्री पर 6 घंटे का। और वहीं अगर 180 डिग्री देशांतर पर अंतर देखा जाए घंटे का, तो अब 12 घंटे का आता है। और 360 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 24 घंटे का। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा, 90 पर 6 घंटा, 180 पर 12 घंटा और 360 पे 24 घंटा, ठीक है। चलिए, किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समय जोन, टाइम जोन, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह क्या कहलाती है? अक्ष कहलाता है, ठीक है, एक्सिस। ग्रीनविच जो कि लंदन में है, इससे पूरब की तरफ जाने पर प्रति देशांतर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रीनविच से पूरब की ओर आप जाएंगे तो प्रति देशांतर जो समय बढ़ेगा आपका वो 4 मिनट बढ़ जाएगा। अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? तो 7। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 9। और ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 3। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है शंकरगढ़ किला, जो कि कहाँ है? मिर्जापुर, यूपी में। शंकरगढ़ में किसका निर्धारण होता है? भारतीय मानक समय का। अब देखिए, कितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? तो लगभग 1 महीना लग जाता है। सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर कब का है? तो यह है 80 ईसा पूर्व का। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला यूरोपियन कैलेंडर किस वर्ष पर आधारित है? तो ये चंद्र कलाओं पर आधारित है, ठीक है। किस पे? चंद्र कलाओं पे। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो ये आप याद रखिएगा, हम सबको पता है एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 12 माह और आधा दिन होता है ना। 12 माह और आधा दिन होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या कहते हैं? अधिवर्ष। प्रत्येक चौथे वर्ष को हम अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर कहते हैं। महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया? हम सबको पता है कि अभी ग्रीष्म है, फिर वर्षा ऋतु आएगी, तो ये जो बांटा गया, इसको जो व्यवस्थित ढंग से रखा गया महीनों को, वो किसका तर्क है? तो ये दिया था जूलियस सीजर ने। किसने? जूलियस सीजर ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जूलियन कैलेंडर कब से बनाया गया? तो ये बनाया गया 48 ईसा पूर्व से। कब? 48 ईसा पूर्व से। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रेट ब्रिटेन ने कब स्वीकार किया? 1752 में। कब किया? 1752 में, ठीक है। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इसको ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा 1752 में स्वीकार किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सोवियत रूस ने कब स्वीकार किया? 1918 में, बहुत समय बाद, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रीस ने कब स्वीकार किया? 1923 में। एक कैलेंडर वर्ष की गणना किस आधार पर नियमित की जाती है? तो ये लीप वर्ष, ठीक है, जिसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं। इजराइल का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? यहूदी कैलेंडर। अभी इजराइल काफ़ी चर्चा में रहा था, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, है ना। तो याद रखिएगा, इजराइल का जो आधिकारिक कैलेंडर है वह यहूदी कैलेंडर है। यहूदी कैलेंडर का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये 3761 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 19 वर्ष के चक्र के आधार पर यहूदी कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में क्या जोड़ा जाता है? 1 माह को जोड़ दिया जाता है। यहूदी कैलेंडर की तारीख को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? एडी और बीसीई, बिफोर द कॉमन इरा। आप ये देख रहे ना, बीसीई ये है बिफोर द कॉमन इरा। इसका तात्पर्य क्या है? समान युग से पहले, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर किस प्रकार का है? तो यह चंद्र पंचांग। याद रखिएगा, इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वह किस प्रकार का है? चंद्र पंचांग। चंद्र पंचांग का जो प्रारंभ है वो हुआ था 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से कहाँ प्रस्थान किया था? मदीना। ये काफ़ी होली प्लेस है इस्लाम के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम पंचांग कितने माह का होता है? तो 12 चंद्र माह का।
ठीक है। कितने वर्षों का एक चक्र होता है? 30 दिन का। परंपरागत हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? तो सूर्य पर और चंद्र पर, यानी कि सूर्य पर और चंद्रमा पे। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो यह शक संवत पे। किस पे है? शक संवत पे। राष्ट्रीय कैलेंडर देश में कब से लागू है? तो ये 22 मार्च 1957 से। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष पहले का है? 78 वर्ष पहले का। ठीक है। जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? जल को ऊपर उठने का जो है उसको हम ज्वार कहते हैं, और जल जब नीचे गिरता है या पीछे हटता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा, है ना। उठना ज्वार, गिरना भाटा। पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटों के समय का अंतर होता है? तो ये होता है दैनिक गति के कारण। ठीक है। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की तीनों, अगर देखा जाए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अगर तीनों एक सिध में आ जाएं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है सिजिगी या युत विभूति। ठीक है। सिजिगी या युत विभूति कहलाता है। कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है अनवृत्तीय ज्वार। अयनवृत्तीय ज्वार कहलाता है। ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? तो ये 6 घंटे 13 मिनट बाद आता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये अमावस्या को होता है, और याद रखिएगा प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, और ये प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन पूर्णिमा के दिन ही होता है। मैरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? 11,044 मीटर। कितना है? 11,044 मीटर। पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से किस रूप में हुई है? तो प्याज की छिलकों की तरह। प्याज का जो छिलका होता है लेयर बाय लेयर ना, उस तरह से हुआ। पृथ्वी की परतों का विकास कब हुआ? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय। प्रारंभ में पृथ्वी किस रूप में थी? गैसीय और तरल फॉर्म में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग किसका बना है? तो यह परतदार सैलों का। किसका? परतदार सैलों का। परतदार सैलों को अगर देखा जाए तो इसकी औसत मोटाई जो होती है वह 8.45 किलोमीटर की होती है। और अगर इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर देखा जाए तो दूसरी जो परत होती है वो रवेदार या स्फटिकीय सैल की होती है। क्लियर? इस परत का घनत्व कितना होता है? तो 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। और इस सारी परतों को हम जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है भूपर्पट्टी। क्या कहलाता है? भूपर्पट्टी। ठीक है। इसके नीचे किन सेलों से बना मेटल पाया जाता है? तो ये सिलिकेट और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? सिलिकेट और मैग्नीशियम। भूपर्पट्टी के घनत्व जो होता है वो 5.10 से लेकर 13 तक होता है, यानी कि 5 से लेकर 13 तक होता है। धात्विक क्रोड संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 है। कितना है? 5.5। 1950 के बाद किस आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला जो है शुरू हुआ? तो यह स्पुतनिक। और आपको पता है रसिया के द्वारा कोविड का पहला वैक्सीन बनाया जो कि स्पुतनिक नाम दिया गया, है ना। पृथ्वी की प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? ये बढ़ता है 30 डिग्री सेल्सियस के दर पे। पृथ्वी के धरातल से लगभग 100 किलोमीटर से नीचे 300 किलोमीटर जाने पर प्रति किलोमीटर कितना तापमान बढ़ता है? 20 डिग्री सेल्सियस। और वही अगर आप 300 किलोमीटर से कम नीचे जाते हैं तो प्रति किलोमीटर जो तापमान बढ़ता है वह 10 सेल्सियस बढ़ता है। और इसकी जो गणना है या फिर इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान जो है वो 20,000 सेल्सियस है। कितना? 20,000 सेल्सियस। ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? तो गर्म और तरल लावा निकलता है। क्या निकलता है? लावा। लावा पृथ्वी पर किस रूप में स्थित हो जाता है? तो ये होता है मैग्मा के रूप में, है ना। लावा निकलता है और ये मैग्मा का फॉर्म ले लेता है।
पृथ्वी की आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना किस कारण पॉसिबल हो पाया? तो ये भूकंप विज्ञान। भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ। किस वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार सैलों का बना है? तो ये बताया स्वेस ने। किसने बताया? स्वेस। अवसाद निर्मित सैलों की परत किन पदार्थों की बनी है? तो रवेदार सैल या फिर सिलिकेट कह ले, इसका बना होता है। रवेदार सैल में किन खनिजों की बहुतायत होती है? तो होता है फेल्सपार और अवरक। हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी परत के नीचे स्वेस ने कितने परतों की स्थिति मानी है? तो 3 माना है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल परत की जो रचना है किससे मानी गई है? सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है। सियाल परत का औसत घनत्व कितना होता है? 2.9। और सियाल परत की औसत गहराई जो होता है किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर। सियाल परत के प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है? तो पाया जाता है ग्रेफाइट। याद रहे क्या, सियाल परत में प्रमुख चट्टान जो पाई जाती है वो ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सीमा परत की रचना किससे मानी है? तो बेसाल्ट, आर्गेनिक सैल और सिलिका एवं मैग्नीशियम। सीमा परत का औसत घनत्व कितना होता है? 2.9 से 4.7 और सियाल परत का होता है 2.9। सीमा परत की जो औसत गहराई है वह कितनी होती है? तो ये होता है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म एवं तरल लावा बाहर निकलता है? तो ये सीमा से निकलता है। नीफे परत के नीचे आपको पता है कि नीफे परत जो है इसकी रचना जो हुई वह निकेल और फेरियम से हुआ है, और इसका अगर हम व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें तो क्या होता है? 6880 किलोमीटर होता है, 6880 किलोमीटर। वैज्ञानिक डॉली के अनुसार पृथ्वी का रासायनिक बनावट जो है उसके आधार पर कितनी परतें हैं? 3। ठीक है, 3 परत है। और पृथ्वी की बाहरी परत किससे निर्मित होती है? सिलिकेट से। किससे होती है? सिलिकेट से। ठीक है। और बाहरी परत की मोटाई 1600 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1600 किलोमीटर। और मध्यवर्ती परत की जो मोटाई है वो 1280 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्यवर्ती परत पर या मध्यवर्ती परत का केंद्रीय भाग किससे निर्मित है? तो यह है लोहा से, आयरन से। मध्यवर्ती परत का व्यास कितना है? 1740 किलोमीटर, 7040 किलोमीटर। अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 3। और पृथ्वी की मोह परत का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? क्रस्ट और मेंटल को। आगे देखिए, कनकॉर्ड विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? तो ये ऊपरी तथा आंतरिक क्रस्ट को करता है। रिचर्ड गुटनबर्ग का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? तो ये करता है मेंटल और कोर को। ट्रांजिशन विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? बाह्य और आंतरिक कोर को। ये आप जो है ना बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मेंटल का विस्तार मोह असमृद्धता से कितनी गहराई तक है? इसकी गहराई जो है वो है 2900 किलोमीटर। और अंतरम विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी कि 6371 तक यह कितने उपभागों में विभक्त है? 2 उपभाग में। और इन 2 उपभागों के बीच की जो विभाजक सीमा है उसकी गहराई अगर निश्चित की जाए तो निश्चित जो है वो है 5150 5150 किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितनी है? तो यह आपका 46.60% यानी कि तकरीबन 47%। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार सिलिकॉन कितना है? तो यह 27.72% और तकरीबन 28%। और भू प्रॉपर्टी के तत्व वजन के अनुसार एल्युमिनियम जो है वो कितना है? 8.13% यानी कि 8%। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार लोहा कितना है, तो है 5%। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार कैल्शियम कितना है, 3.63%। और भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार सोडियम कितना है, 2.83%। भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार पोटेशियम कितना है, तो 2.59%। और वहीं अगर हम भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार मैग्नीशियम देखते हैं तो 2.09% है। और भू प्रॉपर्टी का तत्व वजन के अनुसार अन्य तत्व जो है वो है 1.41%। ठीक है, ये सभी के बारे में आपको दिख गया कि आयरन कितना है, सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है ना। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र की तलहटी में उपस्थित सैल स्थान परिवर्तित करती है, यह किसने बताया, तो ये बताया हेस और डीज ने। किसने, हैस और डीज ने। उपस्थित सैलों के स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो संवहन धाराएं हैं वो किसका निर्माण करती है, तो ये समुद्री संरचनाएं का निर्माण करती है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी या प्लेट के नीचे मेटल में कहीं कहीं किसकी अधिकता होती है, रेडियोधर्मी तत्वों का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा किसके द्वारा ऊपर उठते हैं, तो ये उठता है संवहनीय तरंगों के कारण। इस ऊपर उठती बेलनाकार तरंग जिसको हम प्लूम के तौर पे जानते हैं, ठीक है, जो ऊपर उठता है संवहनीय तरंग के द्वारा, ये बेलनाकार तरंग यानी प्लूम जो कहलाता है, इसका कारण क्या माना जाता है, प्लेट का संचलन। प्लेट का संचलन के कारण ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। चलिए अगला देखिए। प्लूम द्वारा प्लेट को पिघलाने के कारण उसके किसी किनारे को धक्का देकर वह ऊपर उठती है, तो इस प्रक्रिया स्वरूप प्लेट किस पर तैरने लगती है, तो ये जो है एस्थीनोफायर पर क्या होता है, तैरने लगता है। तो इस तरह से जो सभी बुक्स के निचोड़ 500 प्लस सार संग्रह था, जो कि आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, यहाँ पे एंड होता है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले पेपर्स में। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पूरे पार्ट को आप देखिए, और आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जरूर इसे देखिएगा। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस